आंधियाँ हर रखना, तरफ तेज आंधियाँ रखना, बीच में मेरा आशियाँ रखना। आसिया रखना, धूप छत पर हो हवा कमरे में, धूप छत पर हो हवा कमरे में, लॉन में शोक तितलियाँ रखना। लॉन में शोक तितलियाँ रखना। पुलिस के बारे में जो धारणा समाज में है जी, बेवजह नहीं है, और पावर 90% पुलिस वालों को भगा देती है। दिन रात अपराधियों से पाला पड़ता है, सत्ता के लोगों से पाला पड़ता है, तरह तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। और मैंने खुद अपने सेवा के 32 सालों में पाया कि हमारे 99% पुलिसकर्मी पूरी तरह संवेदनहीन है। पुलिस की छवि हमारी आज भी वैसी है जैसी अंग्रेजों के समय हुआ करती थी। आवश्यक है, पुलिस ट्रेनिंग में सिर्फ परेड सिखाया जाता है, ड्रिल सिखाया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, मानवीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। बिल्कुल, इस निर्मम नौकरी में भी अगर मेरी मनुष्यता थोड़ी बहुत बची रह गई तो इसमें साहित्य का योगदान है। मैंने तो कई सेमिनार्स में यह भी कहा है कि पुलिस के सारे पद कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, संगीतकारों के लिए और स्त्रियों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आता है जी, अध्ययन के साथ जीवन के अनुभव जुड़ जाए जी, तो लेखन में एक तीखापन आता है। प्रेमचंद की कहानियों में गांव का दुख है, दर्द है, तकलीफ है, शोषण है, अत्याचार है, लोगों का विस्थापन है। रेणु प्रेमचंद के आगे के कथाकार हैं। रेणु की कहानियों में जो संगीत है, जो लोकगीत है, जो लोक कास्थाएँ हैं, उनसे गुजरते हुए लगता है कि यही संगीत है। धीरे धीरे हमको लगता है कि इंटरनेट किताबों को भी खा जाएगा, साहित्य को खा जाएगा, अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक, बहुत क्रांतिकारी कुछ नहीं किया जाए तो साहित्य का भविष्य उज्जवल तो नहीं लग रहा है। भले ही पश्चिमी संगीत जितनी जीवन में जगह घेर ले, लेकिन जो मेलोडी, जो मधुरता, जो शांति, जो सुकून हमारे भारतीय संगीत में है वो कहीं नहीं मिलेगा। उसको ही बचाने की कोशिश करनी होगी। यह तो सही है कि हमारे देश में छपास की बीमारी बहुत है। 2 कविताएं लिख ली, लगता है कि हमारी किताब आनी चाहिए, और गली गली में प्रकाशक भरे हुए हैं। 20-25 हज़ार रुपये दीजिए, किताब छप के आ जाएगी, 200 प्रति आपको मिल जाएगी, आप बांटिए मित्रों में। पहले लॉबी रहती थी साहित्यकारों की इलाहाबाद में, बनारस में जी, अब वो केंद्र शिफ्ट हो गया दिल्ली। कहीं किसी न किसी विचारधारा से जब तक जुड़िएगा नहीं तब तक कोई आपको प्रमोट करने वाला नहीं। साहित्य राजनीति से भर गया है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 10 संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। आज हम जिस शख्सियत के साथ महवे गुफ्तगू होंगे वो हैं जनाब ध्रुव गुप्त। ध्रुव गुप्त साहब का अगर सरसरी तारुफ कराया जाए तो आप एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, कई जगहों पे मुलाजमत कर चुके हैं। लेकिन इनकी शख्सियत का ये सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू बहुत दिलचस्प है और बहुत प्रेरणादायक भी। आमतौर पे पुलिस अधिकारियों को लेके, पुलिस सर्विस को लेके एक आम धारणा ये है कि ये बहुत सख्त गिर, बहुत सख्त जान और बहुत सख्त ज़ुबान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत आज ध्रुव गुप्त साहब से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इस बात को तस्दीक करेगा कि इनका हृदय कितना संवेदनशील है। क्योंकि ध्रुव गुप्त साहब एक बहुत नामवर साहित्यकार हैं, स्तंभकार हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि शब्द उर्दू के हों या हिंदी के हों, बहुत बेहतर तरीक़े से, बहुत सलीक़े से बरतते हैं। तो सर 10 संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, ये आप पुलिस सेवा में रहे, काफ़ी लंबे समय तक बिहार में रहे, और उसके बावजूद एक आम धारणा है पुलिस के बारे में लोगों की कि बहुत टफ होते हैं। और लेकिन आपकी रुचि साहित्य में ही नहीं बल्कि सारे विषयों पे आपकी पकड़ रही है और आप निरंतर लिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो
प्रिंट मीडिया हो, आपके विषय में भी बहुत विविधता है। आप छठ पे भी लिखते हैं, आप मुहर्रम पे भी लिखते हैं, आप दीपावली पे भी लिखते हैं, आप चित्रगुप्त पूजा पे भी लिखते हैं, आप शायरों पे भी लिखते हैं, कवियों पे भी लिखते हैं, आप अगर मीर और गालिब पे लिखते हैं तो आप अमृता प्रीतम पे भी लिखते हैं। तो इतने सारे विषयों का अध्ययन आप कैसे करते हैं, कैसे संभालते हैं, और ये रुचि सर आप में कैसे पैदा हुई? साहित्य को लेकर, सामाजिक सरोकारों को लेकर आपकी रुचि सर कैसे पैदा हुई? रुचि तो मेरी छात्र जीवन से ही थी साहित्य में। आपका विषय भी सर रहा था साहित्य का? विषय भी साहित्य ही रहा मेरा। साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने जी। पुलिस सेवा में आने के पहले बहुत सारी शंकाएं मेरे मन में थी। पुलिस के बारे में जो धारणा समाज में है जी, बेवजह नहीं है। अच्छा, उसका कारण है? बेवजह नहीं है। कुछ तो ज़्यादातर लोग इस उम्मीद से आते हैं कि सत्ता मिलेगी, पावर मिलेगा जी। पावर का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में कोई निश्चित दृष्टि उनकी नहीं होती है, और पावर 90% पुलिस वालों को भगा देती है। दिन रात अपराधियों से पाला पड़ता है, सत्ता के लोगों से पाला पड़ता है, तरह तरह के दबाव झेलने पड़ते हैं। कुल मिलाकर किसी भी पुलिसकर्मी, चाहे वह कितना भी संवेदनशील हो, नौकरी में जाने के बाद कहीं ना कहीं आंतरिक हो जाता है, संवेदना लुप्त हो जाती है। और मैंने खुद अपने सेवा के 32 सालों में पाया कि हमारे 99% पुलिसकर्मी पूरी तरह संवेदनहीन है। ये आप मानते हैं सर? बिल्कुल मानते हैं। आपका अनुभव है ये? बिल्कुल अनुभव है। और इस संवेदनहीनता से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर सोचने की ज़रूरत है। पुलिस की छवि हमारी आज भी वैसी है जैसी अंग्रेजों के समय हुआ करती थी। राजनीति इसे नहीं बचा सकती, इसे और बिगाड़ेगी। पुलिस की छवि अगर सुधरना है तो इसको साहित्य बचा सकता है। पुलिस की छवि को सुधारने के लिए साहित्य जरूरी है। साहित्य, कला, संगीत, हाँ, जो कोई न कोई मानविकी आवश्यक है। पुलिस ट्रेनिंग में सिर्फ परेड सिखाया जाता है, ड्रिल सिखाया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है, मानवीयता की शिक्षा नहीं दी जाती है। अच्छा, आपको तो जाता है पुलिस ट्रेनिंग बिल्कुल आपने नहीं, किया भी, आपने दिया भी होगा? बिल्कुल, बहुत यांत्रिक होता है वहाँ, मतलब बहुत मैकेनिकल है। बहुत मैकेनिकल होता है। मनुष्य को कैसे संवेदनशील होना चाहिए, लोगों के दुखों से कैसे जुड़ना चाहिए, यह कोई नहीं सिखाता है। पुलिस को बर्बाद करने में इसकी भूमिका रही है। और मेरा सौभाग्य यह रहा कि मैं साहित्य से आया था, तो साहित्य ने मुझे बहुत बचाया, आपको संवेदनशील बनाया। बिल्कुल। इस निर्मम नौकरी में भी अगर मेरी मनुष्यता थोड़ी बहुत बची रह गई तो इसमें साहित्य का योगदान। यही बहुत बड़ी बात है सर कि इस जॉब में रह के, सर्विस में रह के, मतलब और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो कई सेमिनार्स में यह भी कहा है कि पुलिस के सारे पद कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, संगीतकारों के लिए और स्त्रियों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। कुछ न कुछ बेहतर छवि बनेगी पुलिस की। ऐसा क्या बात है सर, मतलब एक बहुत ही नया आयाम निकल के आया। पुलिस की सुधार के लिए अगर हम चाहते हैं तो ये ऐसे किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल करना चाहिए। सर, आप जो अपनी रचनाएं होती हैं आपकी, तो इसके लिए आप लिखने के लिए तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ने के लिए इतना समय कब, उस टाइम में निकालते थे या रिटायरमेंट के बाद आपने शुरू किया? छात्र जीवन वही पढ़ा, और पुलिस की नौकरी के दरमियान 24 घंटा तो कोई व्यस्त रहता नहीं। जो भी समय मिलता था, दुनिया भर की किताबें मेरे पास है, मेरे पास अच्छा खासा संकलन है, पढ़ता रहता था। गाड़ी से कहीं जा रहा है क्षेत्र में तो गाड़ी में भी किताब पढ़ता रहता था। वो अध्ययन मेरे बहुत काम आया। हाँ, क्योंकि वो तो दिखता है सर, आपकी लेखनी में वो दिखता है कि आपका बहुत अध्ययन का बहुत लंबा अनुभव है। आपने बहुत विविध विषयों पे आपने, ये अध्ययन और जीवन का व्यवहारिक अनुभव दोनों मिलके मेरे बहुत काम आया। सर जो ये शब्द हैं आपके, तो उसमें उर्दू के अल्फाज बहुत आते हैं। तो क्या आपने बाज़ाब्ता उर्दू पढ़ा है या एक लोगों के साथ रहते रहते आपको एक चीज़ें बरतने आ गया और उनको इस्तेमाल? उर्दू लिपि तो मैं नहीं लिख पाता जी, लेकिन उर्दू के सारे शब्दों की जानकारी मुझे है।
बड़े शायरों को पढ़ता रहा हूँ। मेरे प्रिय शायर गालिब है, मीर है, दाग है, और आज के काल में डॉक्टर बशीर बद्र है, हाँ। निदा फाइली है, उनसे मेरा बहुत निकट का संपर्क रहा। इन लोगों ने मुझे गज़लें लिखने सिखाई। हाँ, गज़लें जो हैं उसके बारे में खुद बशीर बद्र ये कहते हैं कि चमकती है कहीं सदियों में आंसुओं से ज़मीन, गज़ल के शेर कहाँ रोज़ रोज़ होते हैं। सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैं कहना चाह रहा था, गज़ल एक नज़्म शायद थोड़ा ये हो, लेकिन गज़ल एक बहुत मुश्किल विधा है। बहुत मुश्किल, बहुत नाजुक भी है, बहुत नाजुक है। और कहा गया गज़ल के बारे में कि महबूब और महबूबा का संबंध। तो गज़लों पे भी आपको उतनी पकड़ है, नज़मों पे उतनी पकड़ है, हिंदी जो कविता, जो मुख्य छंद की कविताएं हैं, उस पर भी आपको उतनी ही पकड़ है। शुरुआत में तो मैं कविताएं ही लिखता था जी। बड़े शायरों के संपर्क में आने के बाद गज़लें लिखनी शुरू की, कहानियाँ भी लिखी। कहानियों का मेरा एक संकलन बहुत चर्चित हो चुका है, मुठभेड़। आपके एक वो आलेखों का भी संकलन आया कि फिर तेरी कहानी याद आई। दो संकलन आया है, हाशिए पर रोशनी और फिर तेरी कहानी याद आई। जी, लगभग सभी विषयों पर लिख लेता हूँ। कितनी किताबें अब तक आ चुकी हैं सर? अब तक मेरी 10 किताबें आ चुकी हैं। वो सब इसमें हैं? कविताएं हैं, गज़लें हैं, कहानियाँ हैं, आलेख है, कहानियाँ भी हैं। जी, कहानी। तो आपकी कहानियों का सेंट्रल थीम नॉर्मल क्या होता है सर? किस ज़्यादा विषय तो पे आप पुलिस की पृष्ठभूमि पर ही कहानियाँ लिखी। अच्छा, आप जिस सेवा में रहे उससे प्रभावित हैं। पुलिस कैसे यांत्रिक होती जा रही है, लोगों के दुख दर्द से कैसे दूर होती गई, मेरा मूल विषय यही रहा कहानियों का। आप भी अभी भी उतना ही पढ़ने के लिए समय निकालते हैं सर? जी जी। और आप सेमिनारों में भी जाते हैं, आप इसके लिए भी लिखते हैं, मुशायरों में भी जाते हैं, सेमिनारों में भी जाते हैं, और आप प्रिंट मीडिया के भी लिखते हैं, अलग अलग अखबारों में। जी। मैंने देखा है कि आप काफ़ी जगह लिखते हैं और हर विषय पे लिखते हैं। इतने विविध विषय को आपने पढ़ा है या पढ़ते रहते हैं? पढ़ा भी है और जीवन के कुछ अनुभव भी है, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आता है। जी। अध्ययन के साथ जीवन के अनुभव जुड़ जाए जी, तो लेखन में एक तीखापन आता है। सर, हम जिस क्षेत्र में हैं उसको रेणु की सरजमीन कहा जाता है, रेणु माटी कहा जाता है। तो हिंदी के 2 बड़े रचनाकार, मुंशी प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु, आप इस दोनों में कोई कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? क्या कोई तुलना की जा सकती है? चूँकि दोनों एक जो गांव की पृष्ठभूमि है उसको उसके पर ही उन्होंने आधारित किया है। देखिए, 2 लेखकों के बीच में तुलना की ही नहीं जानी चाहिए। प्रेमचंद की कहानियों में रेणु कैसे अलग हैं प्रेमचंद से? वही बता रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में गांव का दुख है, दर्द है, तकलीफ है, शोषण है, अत्याचार है, लोगों का विस्थापन है। उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद आश्चर्य होता है कि इतनी व्यथा के बीच, इतने शोषण के बीच लोग जिंदा कैसे रह लेते हैं, यह समझना मुश्किल हो जाता है। रेणु प्रेमचंद के आगे के कथाकार हैं। रेणु की कहानियों में जो संगीत है, जो लोकगीत है, जो लोक आस्थाएं हैं, उनसे गुजरते हुए लगता है कि यही संगीत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संगीत। जो रागात्मकता है वही गांव के लोगों को जिंदा रखती है। प्रेमचंद्र में जीवन का यथार्थ है और रेणु में जीवन का संगीत है। अच्छा, दोनों आप इस तरह से इसको देखते हैं? जी बिल्कुल। जीवन के एक में जीवन के यथार्थ, इसमें जीवन की संगीत है। इसे दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों कद अपनी अपनी जगह, वो अपने युग के साहित्यकार थे और यह आज के युग के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद से आगे के कथाकार। सर, एक चीज़ जो देखने में आ रही, हम लोगों का भी अनुभव है कि ये जो हमारी अगली नस्ल है, इसमें साहित्य को लेके बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिख रही। तो आपको क्या संभावना दिख रही है साहित्य की, उर्दू साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, तो क्या संभावना दिख रही है इसके समृद्ध होने की? एक समय था जब समाज में मनोरंजन के लिए या ज्ञानार्जन के लिए भी साहित्य होता था। जी। नौटंकी, रामलीला, हाँ, अलग अलग विधाएं थी। चौपाल गांव में जमते थे। गांव में खुद भी नौटंकी होती थी। चौपाल जमते थे, लोकगीत होते थे। इस युग का माध्यम अलग है। अखबार आया, टीवी आया, इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया। अब जिसके पास जो भी खाली समय होता है टीवी के सामने बिताए
सोशल मीडिया पर बिताए, इंटरनेट पर बिताए। साहित्य के लिए लोगों के पास, नई पीढ़ी के पास खासकर समय अब नहीं रह गया। तो इसको कैसे बचाया जाए? तो अपनी तो बड़े खतरे की बात हो जाएगी अगर हमारी नई पीढ़ी साहित्य से दूर होती चली गई तो बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाएगी। इसकी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह हम साहित्यकार हैं। साहित्य को सरल बनाना होगा, सुगम बनाना होगा, लोगों की समस्याओं से, प्रेम से, जीवन के सरोकार से जीवन के सरोकारों से जोड़ना होगा। आज का साहित्य देखिएगा, कोई कविता उठा के पढ़िए, इतनी यांत्रिक, इतनी बोझल हो चली है, लगता है कि सिर्फ वहाँ बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है, भावनाएं अनुपस्थित होती जा रही है, लोग कट गए हैं। इसके लिए साहित्यकारों को खुद आगे आना होगा। आप क्या संदेश सर युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे कि वो साहित्य से जुड़ें, या साहित्य उनके जीवन में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उनके जीवन को संवारने में, दिशा देने में? आप युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आज जीवन को दिशा देने में सही या गलत सबसे बड़ी भूमिका राजनीति की जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। साहित्य बहुत पीछे चला गया है। धीरे धीरे हमको लगता है कि इंटरनेट किताबों को भी खा जाएगा, साहित्य को खा जाएगा। अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक, बहुत क्रांतिकारी कुछ नहीं किया जाए तो साहित्य का भविष्य उज्जवल तो नहीं लग रहा है। क्या किया जाए सर इसको बचाने में? इसको छोड़ तो नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल नहीं, साहित्य को लोगों से जोड़ना होगा, साहित्य को लोगों से जोड़ना होगा, लोगों की बातें लिखनी पड़ेगी, बुद्धिमत्ता को, बौद्धिकता को ताक पर रखना होगा। एक तरक्की पसंद तहरीक का जो सिलसिला शुरू हुआ था, सरलता आनी चाहिए साहित्य में, सरलता आनी चाहिए और जन भावनाओं की तस्वीर आनी चाहिए उसमें। तो इस मिथ से और मिथक से बाहर निकल करके, एक ख्याली दुनिया से बाहर निकल करके बिल्कुल जीवन की सच्चाई से साहित्य को, आज के युग में भी कुछ साहित्यकार है जो बहुत लोकप्रिय हुए। जितना मीडिया लोकप्रिय नहीं हुआ उतना साहित्यकार, जैसे दुष्यंत कुमार को लीजिए, दुष्यंत की कविताएं हैं, लोगों की आकांक्षाएं, लोगों का संघर्ष, लोगों का गुस्सा, सब कुछ उनमें, तो लोग उनसे जुड़ते चले गए। ऐसा नहीं कि साहित्य से लोग नहीं जुड़ते, ये जोड़ने की सोचना कोशिश होगा। साहित्यकारों को सोचना होगा लोगों से कैसे जुड़े। अभी जो सर मौजूदा साहित्यकार हैं या शायर हैं, रचनाकार हैं, तो आप किन लोगों को ज़्यादातर पसंद करते हैं या पढ़ते हैं? ये जिनको आप कह सकते हैं कि इनसे आप प्रभावित हैं या अपने जीवन में प्रभावित हुए, कथाकारों से, कवियों से, शायरों से, कुछ नाम? रेणु के बाद कथा साहित्य में मुझे बहुत कुछ नया नहीं मिला। रेणु के बाद नहीं मिला। कविता भी, आज की कविता इतनी यांत्रिक हो गई है कि 10 कविताएं आप पढ़ लें तो दिन भर के लिए सर दर्द आप पाल लेंगे। लोग कविताओं की किताबें मेरे पास भेजते हैं, कुछ लिख दीजिए, 2 पेज भी नहीं पढ़ पाते। दिक्कत यह हो गई है, बहुत मुश्किल दौर है साहित्य के लिए। साहित्य के लिए बहुत मुश्किल दौर है, लेकिन इसको बचाना तो होगा। बचाना तो होगा। साहित्य को, कला को, संगीत को बचाना तो होगा। भले ही पश्चिमी संगीत जितनी जीवन में जगह घेर ले, लेकिन जो मेलोडी, जो मधुरता, जो शांति, जो सुकून हमारे भारतीय संगीत में है, वो कहीं नहीं मिलेगा। उसको ही बचाने की कोशिश करनी होगी। अच्छा, लेकिन सर ये है कि अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ भारत में अगर हम साहित्य की बात करें तो किताबों का ये भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, सेल भी नहीं रहा है। अब जो साहित्यकार को कुछ किताबें आती भी हैं तो वो अपने दोस्तों के बीच ही, तो बिकती तो हैं ही नहीं, नॉर्मली छपवाते भी लोग अपने ही पैसे से हैं और फ्री में बांटते भी हैं। लेकिन जो वेस्टर्न लिटरेचर है उनकी किताबें तो बहुत बिकती हैं। यह तो सही है कि हमारे देश में छपास की बीमारी बहुत है। 2 कविताएं लिख ली, लगता है कि हमारी किताब आनी चाहिए, और गली गली में प्रकाशक भरे हुए हैं जी। 20-25 हज़ार रुपये दीजिए, किताब छप के आ जाएगी, 200 प्रति आपको मिल जाएगी, आप बांटिए मित्रों में। पश्चिमी देशों में अभी भी साहित्य को गंभीरता से लेता है। यही मेरा कहना है। बिल्कुल गंभीरता से लेता है लोग। नए विषय है उनके पास, नए कंसेप्ट है। हमारे देश में नया विषय नहीं है। हम लोग पश्चिम से विषय उधार लेते हैं। वहाँ कोई ट्रेंड चला, कोई प्रवृत्ति साहित्य, तो सर फिल्मों में भी हो रहा है। फिल्मों में भी वही हो रहा है, वही कंसेप्ट को, संगीत में भी वही हो रहा है जी, और साहित्य में भी वही हो रहा है। सब बासी माल परोसे जा रहे हैं साहित्य में। मतलब सृजन नहीं हो रहा है। नहीं, मौलिकता नहीं है। मौलिकता नहीं रह गई है।
ये समस्या साहित्य और कला के साथ है अभी। बिल्कुल। इसका वजह है कि आप आम जीवन से, आम लोगों से, अपनी जमीन से जुड़े हुए नहीं, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस साहित्य से, लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब तक साहित्य अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, साहित्यकार, तब तक लोग कैसे आपके साहित्य से जुड़ेंगे? आपकी एक राय जानना चाहेंगे कि बिहार ने उर्दू हिंदी साहित्य को काफ़ी समृद्ध किया है उस ज़माने से आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी भी राष्ट्रीय स्तर पे शायद वो सम्मान बिहार के साहित्यकारों को, रचनाकारों को, शायरों को, कुछ एक दो नाम को छोड़ के नहीं मिल पाया। तो ये क्या एक कोई लॉबी काम करती है इसके लिए? ये हाशिए पे क्यों रहता है? देखिए, शुरू से यह होता रहा है। पहले यह लॉबी रहती थी साहित्यकारों की इलाहाबाद में, बनारस में जी। अब वो केंद्र शिफ्ट हो गया दिल्ली। कई ग्रुप हैं इनके जी। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों का अलग ग्रुप है, जन संस्कृति मंच है, प्रगतिशील लेखक संघ जी। भाजपा की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों का अलग मंच है। ये सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट करते हैं। जो स्वतंत्र रूप से लिखने वाला है, जो किसी विचारधारा का बधुआ मजदूर नहीं है, उन लोगों को जानबूझ के उपेक्षित किया जाता है। बिहार के साथ ऐसा हो रहा है ना सर? छोटे शहरे को लेकर ज़्यादा उपेक्षित हो जाते हैं। जैसे अगर सीमांचल का इलाका देखिए तो काफ़ी लोग लिखने वाले हैं, लेकिन वो पहचान इक्का दुक्का लोगों को ही मिल पाई है। कहीं किसी न किसी विचारधारा से जब तक जुड़िएगा नहीं, तब तक कोई आपको प्रमोट करने वाला नहीं। अच्छा, स्वतंत्रता का लेखन करते रहते हैं तो करते रहिए, करते रहिए। आपको कोई पहचानने वाला नहीं। सारे आलोचक कांग्रेस के शासनकाल तक जी, लगभग सारे बड़े आलोचक कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। ठीक ठीक। उन्होंने अपने लोगों को प्रमोट किया। अब सारे आलोचक देखिएगा कि भाजपा की विचारधारा, दक्षिण पंथ की विचारधारा से प्रभावित, वे अपने लोगों को प्रमोट करते। बीच वाले कहाँ जाएंगे? यह संकट। जो निष्पक्ष हैं वो कहाँ जाएंगे? यह संकट है। आप किसी से बंधे नहीं है, आप सिर्फ मनुष्यता की चिंता करते हैं, तो आपके बारे में लिखने वाला, आपको प्रमोट करने वाला, साहित्य जगत में भी कोई पूछने वाला नहीं। कोई नहीं। मतलब जो राजनीति है वहाँ भी घुस पड़े। बिल्कुल। साहित्य राजनीति से भर गया है। ये एक बड़ी ख़राब बात हुई साहित्य के साथ। सर, इस अवसर पर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपकी कोई एक रचना पहुँचे, कोई कविता, कोई गज़ल जो आपको पसंद हो और आपकी ज़ुबान में ही पहुँचे। चलिए, दो छोटी गज़लें। हर तरफ तेज आंधियाँ रखना, हर तरफ तेज आंधियाँ रखना। क्या बात। बीच में मेरा आसियाँ रखना। क्या बात। हर तरफ तेज आंधियाँ रखना, बीच में मेरा आसियाँ रखना। धूप छत पर हो, हवा कमरे में। धूप छत पर हो, हवा कमरे में। लॉन में शोक तितलियाँ रखना। क्या बात। धूप छत पर हो, हवा कमरे में। लॉन में शोक तितलियाँ रखना। चांद बरसेगा नेमतों की तरह, घर में 2-4 खिड़कियाँ रखना। क्या बात। चांद बरसेगा नेमतों की तरह, घर में 2-4 खिड़कियाँ रखना। तुम रहोगे जहाँ जमी है तेरी, तुम रहोगे जहाँ जमी है तेरी। मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ रखना। मैं जहाँ हूँ मुझे वहाँ रखना। अपनी दुनिया है दिल फरेब बहुत। अपनी दुनिया है दिल फरेब बहुत। एक दिल है कहाँ रखना। क्या बात। अपनी दुनिया है दिल फरेब बहुत। एक दिल है कहाँ रखना। और ये आखिरी शेर है। बाँह फैले तो तुमको छू आए, बाँह फैले तो तुमको छू आए। फासला इतना दरमिया रखना। बाँह फैले तो तुमको छू आए, फासला इतना दरमिया रखना। एक गजल और। खुद से बचकर निकल गए होते, खुद से बचकर निकल गए होते। अपने दिन भी बदल गए होते। खुद से बचकर निकल गए होते, अपने दिन भी बदल गए होते। हमको कोई कमी नहीं थी वहाँ, हमको कोई कमी नहीं थी वहाँ। हम अगर सर के बल गए होते। क्या बात है। क्या बात। हमको कोई कमी नहीं थी वहाँ, हम अगर सर के बल गए होते।
खुद से कुछ राबता रहा अपना, खुद से कुछ राबता रहा। खुद से कुछ राबता रहा अपना, वरना जड़ से उखड़ गए होते। क्या बात, खुद से कुछ राबता रहा अपना, वरना जड़ से उखड़ गए होते। हम न चलते जो फासले लेकर, सबको आदत सी पड़ गए होते। क्या बात, हम न चलते जो फासले फासले लेकर सबको आदत सी पड़ गए होते। हम भी आवारगी में बच निकले, हम भी आवारगी में बच निकले, दुनियादारी में सड़ गए होते। क्या बात है, हम भी आवारगी में बच निकले, दुनियादारी में सड़ गए होते। रूह को जाने क्या तलाश रही, दिल तो कब के बहल गए होते। क्या बात है, बेहतरीन गज़ल। रूह को जाने क्या तलाश रही, दिल तो कब के बहल गए होते। और आखिरी शेर है, जाने किस आसमान में है खुदा, जाने किस आसमान, जाने किस आसमान में है खुदा, हमसे मिलता तो लड़ गए होते। क्या हासिल। तो बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव सर आपका। तो आप ही के गज़ल के एक शेर के साथ कि बहुत थोड़ा सही इस प्यार को सीने में रख लेना, बहुत थोड़ा सही इस प्यार को सीने में रख लेना, यहाँ से लौट जा हम भी यहाँ से घर जाएंगे। बहुत आपका ही शेर है आपका। थैंक और यू। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म दस करते संवाद हैं। को बहुत शुक्रिया, और सीमांचल के सभी दोस्तों को सलाम, और आपके बड़ी आदाब तादाद और में फ़ैन नमस्कार। हैं यहाँ। हम अपनी पूरी टीम से आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, दर्शकों का शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत